दोस्तों, मेरा यानी अरुण गुप्ता का आपको नमस्कार। आज बहुत ही आवश्यक टॉपिक, जिसको कि हम इच्छा पत्र, विल अथवा वसीयतनामा कहते हैं, पर चर्चा करूंगा। वसीयतनामा के संदर्भ में ए टू जेड यानी कि हर वह महत्वपूर्ण पहलू जो प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में आते हैं, उस पर मैं यहाँ पर आपको सीधे और सरल भाषा में पूरी तरह से इसका विस्तृत जानकारी दूंगा, जिसके फलस्वरूप आपको कहीं भी किसी और तरफ जाने की अन्यत्र आवश्यकता ही नहीं होगी और हर परेशानियों का, हर आपकी दिक्कतों का यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर तरीके से, आसान तरीके से उत्तर मिलेगा। अंत में, वीडियो के अंत में मैं 3 वह महत्वपूर्ण टिप भी दूंगा जिसको आप जान करके आप अब इस वसीयतनामा को और अच्छा बना सकते हैं, ताकि वह पूरी तरह से इफेक्टिव हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वसीयतनामा शब्द आते ही मस्तिष्क में क्या बातें आती हैं? वसीयतनामा होता क्या है, इसमें बंटवारा में, सक्सेशन सर्टिफिकेट में, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क क्या होता है, वसीयतनामों को क्या नोटराइज करा सकते हैं, एग्जीक्यूटर कौन होता है, कौन कर सकता है, किस चीज़ों पर वसीयत की जा सकती है, वसीयतनामा में क्या क्या आवश्यक जानकारियाँ होने चाहिए, कितने बार हम वसीयत करा सकते हैं और क्या क्या सावधानियाँ हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब वसीयत बना रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वसीयत बनाएं क्यों। दोस्तों, हम एक एक प्रश्नों का उत्तर मैं साधारण तरीके से लूँगा आपको, ताकि अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। वसीयत ज़्यादातर क्यों बनाई जाती है या लोग क्यों नहीं बनाते हैं, इसको भी हम ले लेते हैं। 3 कारण होते हैं जिसके कारण लोग नहीं बनाते हैं। एक कारण तो ये होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसको बनाएं कैसे, क्या तरीका अपनाएं, क्या क्या लिखें, क्या न लिखें, और क्या इसमें कोई लीगल हैज़ल्स होंगी। दूसरा कारण होता है कि वसीयत में अगर हमारे पास काला धन है तो उसको कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करें, कैसे बताएं, इसलिए वो लोग घबराते हैं, नहीं लिखते हैं। तीसरा वो होता है कि व्यक्ति सोचता है, अरे क्या अभी उम्र क्या है हमारी, बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। और अंत में वो भी ये बात है, लोग कहते हैं कि मेरे पास में जो हमारे बैंकों में खाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, उन सब पे तो हमने जॉइंट अकाउंट बना रखा है और साथ में उसमें नॉमिनेशन दे रखा है, तो हमें ज़रूरत ही क्या है, प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक है, वो हमारे बच्चों में ही जाएगी। वो ये भूल कर जाते हैं कि प्रॉपर्टी को ही भी, अकेली अगर प्रॉपर्टी भी हो तो उसको अगर वसीयत बना देंगे तो बड़े सुविधा के अनुसार वो उनके बच्चों में चली जाएगी। और ये तो आप लोगों को शायद पता भी होगा कि 1-1, 2-2 लाख के लिए लाखों केसेस हैं हमारे कोर्ट में, दावे के लिए वहाँ लगे रहते हैं। तो वसीयत बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सरल है और साथ में बहुत ही इफेक्टिव है। वसीयत कौन बना सकता है? वसीयत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, जो उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो, जो इच्छा रखता हो और बिना इच्छा के, बिना किसी दबाव के, प्रेशर के, कोर्सन के अपनी विल बनाना चाहता है, और जिसकी अपनी प्रॉपर्टी स्व अर्जित हो, मतलब सेल्फ अर्नड प्रॉपर्टी हो, वो व्यक्ति इसमें बना सकता है। वसीयत कितनी बार बनाई जा सकती है? वसीयत दोस्तों जितने बार आप चाहें बनाएं, और हर वसीयत नहीं बनाते समय पुरानी वसीयत को निरस्त यानी कि कैंसिल करते हुए चलें। और कैंसिल करना भी उतना ही आसान है जितना कि नई बनाना। और नए बनाने के कारण भी यही होते हैं कि जब कुछ प्रॉपर्टी में ऐड ऑन हो जाता है या वसीयत बनाने के दिमाग में कुछ और चेंज करना हो, वसीयत देना नहीं चाहता हो, तो उस केस में वो नई वसीयत बना लेता है। वसीयत बनाने क्या रजिस्टर होनी चाहिए? दोस्तों, वसीयत को आप सिंपल कागज़ पे भी बना सकते हैं। उसमें कुछ ज़रूरी बातें उनको, जो कि हम आगे चल के बात करेंगे, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है।
बाकी उनको किसी सिंपल पेपर पे 2 साक्षियों के साथ दस्तखत करके हम बना सकते हैं और इसको हम रजिस्टर भी करा सकते हैं। रजिस्टर कराने से वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। यद्यपि बिना रजिस्टर की हुई विल जो होती है वो भी ऐसा नहीं है कि प्रभावी नहीं होती है, परंतु कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड विल हो जाती है, वसीयत हो जाती है, तो वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती है क्योंकि उसमें एक लीगल स्टैंप लग जाता है। और वसीयत को स्टैम्प कराने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए सिंपल आपको वसीयतकर्ता को अपने आईडी के साथ और अपने 2 साक्ष्यों के साथ, मतलब 2 विटनेसेस के साथ, उनके भी आईडी होने चाहिए। वसीयत की 2 कॉपी लेके जाना होता है। वहाँ पर एक नॉमिनल फीस दे करके, जहाँ पर उसके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसके हस्ताक्षर होते हैं, फ़ोटो खिंचती है और उनके अंगूठे लगाए जाते हैं और रजिस्टर कर दी जाती है। 2 या 3 दिन के बाद में उसकी एक कॉपी मिल जाती है। वसीयत में और बंटवारे में फ़र्क क्या है दोस्तों? बंटवारा जो होता है वसीयत जो व्यक्ति है उसके जीवन काल में ही होता है और वो बंटवारा जिस रेशियो में जो चाहे जिसको चाहे दे सकता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, जिसको चाहे उसको दे सकता है। जबकि वसीयत है जीवित व्यक्ति की नहीं होती है। जीवित व्यक्ति बनाता वसीयत जरूर है, परंतु वो प्रभावी इफेक्टिव तभी होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके वसीयत के लिखे हुए के अनुसार वो उन लोगों में बांट दी जाती है जिनके नाम से वसीयत बनाई गई है। परंतु इसमें एक माइनस पॉइंट है कि अगर आपने किसी व्यक्ति ने बंटवारा कर दिया तो वो जो संपत्ति है एक बार जाने के बाद में दोबारा आती नहीं है और व्यक्ति को अगर जरूरत पड़ती है धन की तो वो उसमें वो हाथ मलते रह जाता है। इसलिए कभी भी ये सजेशन, ये कभी सुझाव नहीं दिया जाता कि बंटवारा कीजिए, बल्कि ये कहा जाता है कि आप इसकी वसीयत बना दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वसीयत में और सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है? लेटर ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट है वसीयतकर्ता के मृत्यु के पश्चात, वसीयतकर्ता नहीं, ये कोई व्यक्ति है उसके मृत्यु के पश्चात जिसने की वसीयत नहीं बनाई है, वो उसमें उनके दावेदार जो होते हैं, उत्तराधिकार होते हैं, वो क्लेम करते हैं। वो कोर्ट में जा कर के वो एक लेटर देते हैं कि ये अमुक व्यक्ति की देहांत हो गया है और वो अपने पीछे ये जगह, ये प्रॉपर्टी चल और ये अचल संपत्ति छोड़ गया है, तो कृपया इसका हमें एक सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया जाए। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है वो सिर्फ चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का मिलता है। आगे हम बताएंगे मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। और वकील की मोटी फीस देने के अलावा कोर्ट जो टोटल अमाउंट आता है, अमाउंट टोटल मीन्स जेवर है, इसमें क्या कहा जाता है? जेवर है, लॉकर में रखा हुआ सामान है और फिक्स डिपॉजिट्स हैं, बचत खाते हैं, चालू खाता है, आपका शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, या आप ये कहिए किसी पार्टनरशिप में आपका किसी का हिस्सा है, वो हिस्सा है, ये सब चीज़ें इस चल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। जिसकी टोटल वैल्यू निकाली जाती है उसका 2 से 3% कोर्ट अपने विवेकानुसार उस पर स्टैम्प मांग सकता है। इसके अलावा कि प्रकाशन एक समाचार में पत्र में प्रकाश उत्थित होता है और उसके पश्चात में करीब 7 से 8 महीने के पश्चात ये सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करने का मतलब है बहुत सारा पैसा, वकीलों का पैसा, कोर्ट के चक्कर, टेंशन्स और आपकी अपनी प्रॉपर्टी होते हुए भी उसका समय पर उपयोग न कर पाना, ये सब चीज़ हो जाती हैं, जो कि एक चुटकी बजाते ही अगर वसीयत बनाई गई है तो वसीयतकर्ता अपने साथ में बनाने के पश्चात में इसको हल कर सकता है और उनके उत्तराधिकार जिनको दी है वो लोग उसको अच्छे तरीके से, अच्छे रूप में अपने वसीयतकर्ता को याद करते हैं। वसीयत या विल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है? लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति के रूप में काम आता है और उसका जारी करने का भी वही तरीका है
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा कर के, और जैसा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट में, उसमें भी समय बहुत लगता है। जनरली 7 से 8 महीने लगते हैं, और किसी ने दावा अगर दे दिया उसके खिलाफ तो वहाँ 2.5-3 साल या ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो इस ये नोटराइज करना, वसीयत कभी नोटराइज नहीं होती, और अगर नोटराइज करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि नोटरी की वसीयत में सिर्फ 2 ही है तरीका है, या तो सादे कागज में रखिए या उसको किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस जा कर के उसको रजिस्टर कराइए। इसलिए नोटरी पब्लिक के पास आने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसमें भी एक और शब्द आता है एग्जीक्यूटर, आपने सुना होगा। एग्जीक्यूटर माने ये होता है वसीयतकर्ता के मृत्यु के पश्चात में उसकी जितनी भी चल और अचल प्रॉपर्टी है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनका आराम से दावेदारों में, जो भी उनके सक्सेसर्स हैं, उत्तराधिकार हैं, उनको उनके पास ये प्रॉपर्टी पहुंच जाए। ये काम एग्जीक्यूटर का होता है। एग्जीक्यूटर का नाम लिख दिया जाता है और ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी होती है और नाम नहीं लिखा गया है, तो ऐसे टाइम में कोर्ट भी किसी वकील का नाम लिख करके इसमें अपॉइंट किसी को एज ए एग्जीक्यूटर कर सकता है, जिसका के कार्य इसमें बिल में लिखी हुई सभी संपत्तियों का आराम से निष्पादन करने के लिए होता है। तो दोस्तों, होती क्या है? प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी में, जैसा कि मैं बता रहा था, आपका बैंकों में खाते, चाहे वो बचत खाता हो, चालू खाता हो, या अन्य किसी टाइप का खाता हो, पार्टनरशिप का खाता हो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, शेयर्स, लॉकर में रखा हुआ सामग्री जिसमें कि जवाहरात और हीरो, सोना और चांदी आदि होते हैं। इसके अलावा अन्य कोई जो चल संपत्ति है घर में रखी हुई है, वो सब इसमें आ जाती है। अचल संपत्ति जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, गोडाउन, खेत खलियान, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो चल और अचल संपत्ति का, और एक और बात है, ये सब जो प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति हैं, वो स्व अर्जित होनी चाहिए, मतलब सेल्फ एक्वायर्ड, सेल्फ अर्नड होनी चाहिए। व्यक्ति 30-40 साल 50 साल की उम्र तक जब ये करता है तो कुछ न कुछ वो अपने परिवार के लिए अपना कुछ आय करता ही है, तो वो उसके आय से अपनी प्रॉपर्टी कुछ खरीदता है, तो वो प्रॉपर्टी सब इसमें आ जाती है। इसके अलावा जो डोनेशन है, मीन्स दान में उसको मिली हुई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है, चाहे वो चल हो चाहे चल हो, वो भी स्व अर्जित आय में आ जाती है। इस और संपत्ति वो जो हो सकती है जो गिफ्ट, उपहार में उसे कोई प्रॉपर्टी मिली है और उसके नाम से है, चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, वो भी स्व अर्जित प्रॉपर्टी में आ जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, वो प्रॉपर्टी जो कि उसके उत्तराधिकार में मिली है, उसके नाम से अब आइडेंटिफाइड हो चुकी है, ध्यान कीजिएगा, आइडेंटिफाइड हो चुकी है, तो वो अगर उसको नाम हो चुकी है तो वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड में आ जाती है। तो इस प्रकार से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का विस्तृत एरिया हो जाता है। अब कुछ लोग पूछते हैं, अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी 2 या 3 जगह हो, मान ली एक प्रॉपर्टी चेन्नई में, एक मुंबई में है और एक दिल्ली में हो, तो क्या उसकी वो विल कहाँ करे? दोस्तों, व्यक्ति विशेष को विल जो करनी होती है वो अब उस एरिया में करनी होती है, उस डिस्ट्रिक्ट में करनी होती है जहाँ वो उसका निवास स्थान है, जहाँ का वो नागरिक है। तो वो जो वसीयत बनाता है वो पूरे देश में उसकी इफेक्टिवनेस रहती है, तो वहाँ भी काम भी आएगी। दोस्तों, अगर हम रजिस्टर न कराएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रजिस्टर अगर आपने करा दिया है तो बहुत अच्छा है, परंतु ये बात ध्यान देने वाली बात है कि उसमें जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए बिल। कितनी बार बिल बनाई जा सकती है? वसीयत जो व्यक्ति चाहे वो जितने बार चाहे बना सकता है।
और जब जब भी वो बना सकता है तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। पर जब जब भी वो बनाएगा वो लिखेगा ये मेरी शुरू में बनाया है, तो लिखेगा मेरी पहली और आखिरी विल है और यही है प्रभावी होगी। भाई इसके बाद में जब भी वो बनाएगा, मान लीजिए वो दूसरी या तीसरी बनाता है, तो उससे लिखेगा, उसमें अपने बिल में लिखेगा कि इससे पहले मैंने फलां तारीख को बनाई थी और इस तारीख को बनाई थी, वो मैं निरस्त करता हूँ और यही प्रभावी होगी, यही अंतिम होगी, इसी को मान्य माना जाए। तो दोस्तों ये सब वो पहलू, मगर एक बात और है, मैं इससे पहले कि वो पॉइंट्स बताऊं जिसको ध्यान देना जरूरत है जब बना रहे हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक प्रारूप दे रहा हूं वसीयत बनाने का, इनसे सैंपल, और ऐसे एक अंग्रेजी में एक सैंपल दे रहा हूं जो बिल बनाने के लिए। आप उसको डाउनलोड करके, पीडीएफ फॉर्मेट है, आप डाउनलोड करके आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखेंगे आप अपना बिल इतनी आसानी से बना देंगे अगर आपने एक अपनी लिस्ट बना रखी होगी कि क्या आप पास क्या क्या जो संपत्ति है। संपत्ति के माने ये हैं कि आपने डिटेल देनी होगी कि आपका अकाउंट किस बैंक में है, किस ब्रांच में है, उसका अकाउंट नंबर क्या है और किस नाम से बैलेंस वो है अकाउंट है और कितना बैलेंस है। इस प्रकार से सभी जितने अकाउंट्स हैं जिस डेट में बना रहे हैं उस डेट में उसका बैलेंस दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आपका लॉकर है तो किस बैंक में क्या नाम नंबर है उसका, या आपके शेयर्स हैं तो शेयर्स का आपको अपने डीमेट अकाउंट का नंबर डिटेल देनी होगी, और म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड जिससे आपने लिया हुआ है उसकी डिटेल देनी होगी, या इंश्योरेंस है उसका भी डिटेल देनी होगी। ये देंगे तो उतना ही आसान होता जाएगा। इसी प्रकार आपके जो अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी डिटेल भी पूरी आप दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बनाते समय जब आप एक वसीयत बना रहे हैं। वसीयत बनाते समय पहली बात तो नाम, अपना नाम पूरा लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा है तो मैं उसको राम पी शर्मा, आर पी शर्मा न लिख करके पूरा नाम राम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सोम प्रकाश शर्मा जो भी हो वो पूरा उम्र, जो पूरी उम्र हो चुकी हो उम्र, उसके साथ में वर्तमान पता, और इसके साथ में अपना आईडी नंबर भी दीजिए। आईडी नंबर मतलब जो आपके आधार कार्ड नंबर हो या पैन कार्ड में नंबर हो वो दीजिए। आपका नाम आपके आधार कार्ड के नाम से मैच करना चाहिए कंप्लीटली। आप ये शुरुआत इसी से करेंगे और साथ में लिखेंगे मैं एक स्वस्थ मस्तिष्क का हूँ और मैंने अपने लाइफ टाइम में ये हमने संपत्ति कमाई है और मैंने अपने लाइफ टाइम में अपने मेहनत से कुछ प्रॉपर्टी है, चल और अचल संपत्ति अर्न की है और मैं इसको अपने स्वविवेकान से हम इसको वो करना चाहते हैं, डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ। इसीलिए मैं अपनी बिल बना रहा हूँ, अपने ये वसीयत बना रहा हूँ। इसके बाद में आप डिटेल देंगे कि मैंने इससे पहले कभी बिल बनाई नहीं है, वसीयत ये पहली बिल है, पहली वसीयत है और यही आखिरी वसीयत रहेगी और इसको ही मैं इफेक्टिव मानी जाए। इससे पहले अगर कोई भी वसीयत प्रोड्यूस करता है तो वो निरस्त मानी जाए, कैंसिल मानी जाए। इसके साथ में दोस्तों मुझे ये ध्यान रखना होगा कि उसमें जिन लोगों को देनी है, जैसे कि मैं अपनी पत्नी को दे रहा हूँ तो पत्नी का नाम, उसकी उम्र, उसका आईडी और क्या क्या प्रॉपर्टी में दे रहा हूँ उसकी डिटेल, पूरी डिटेल उसके आगे लिखेंगे। इसी प्रकार हम इसमें नीचे लिख देंगे अगर पत्नी मेरी मृत्यु से पहले जाती है, पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है, उस केस में उसके नाम से जो भी प्रॉपर्टी है वो हम नंबर 2 या 3 या 2, 3
पर लिखे हुए सच एंड सच और सच एंड सच को बराबर बांट दी है। ऐसे ही हम अपने पुत्र पुत्रियां, अगर विवाहित पुत्री है तो उसके वाइफ ऑफ करके सबके आईडी आप दें, बहुत अच्छा रहेगा। और सबका आप अपने साथ में रिलेशनशिप जो है कि आप क्या संबंध है वो भी साथ साथ लिखें, वो बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने वसीयत में अपने नौकर को या मित्र को देना चाहते हैं तो लिखें आप नौकर को देना चाहते हैं। वो क्यों देना चाहते हैं कि वो आप उससे बहुत प्रसन्न हैं, उसने आपकी बहुत सेवा की है, इसलिए ये मैं 50 गज का टुकड़ा उसके नाम से ये प्रॉपर्टी है, इसको दे रहा हूँ। ऐसे ही आप अपने मित्र के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब करने के पश्चात में जितनी भी आप डिटेल आगे मिल जाएगी आपको, हम तो आपको दे ही रहे हैं ये सैंपल में। इसके बाद में आप लास्ट में आखिरी में अपने दस्तखत करेंगे। चलिए, अगर 4 पेज की अगर ये आपने बनाई है, वसीयत बनाई है, तो हर पेज को नंबर देंगे 1/4, पेज नंबर 2/4, पेज नंबर 3/4, पेज नंबर 4/4। और हर पेज के नीचे जो वसीयत करता है वो अपने हस्ताक्षर करेगा। सबसे आखिरी पेज पे भी वो दस्तखत करेगा, हस्ताक्षर करेगा, और उस वहाँ पर अपने स्थान का नाम भी लिखेगा जहाँ उसने इस वसीयत को एग्जीक्यूट किया है। उसके साथ उसको 2 साक्षी भी चाहिए, विटनेसेस, 2 गवाह, उनके हस्ताक्षर, उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर और आईडी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं आईडी के लिए इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि बाद में परेशानी ना हो। ऐसे ही गवाह नंबर 2 के बारे में पूरी डिटेल उसके नीचे आएगी। ये जो गवाह हैं, ये कोशिश करनी चाहिए कि इनकी उम्र वसीयतकर्ता की उम्र से कम हो। उसका कारण ये है कि वसीयतकर्ता की मौजूदगी में अगर ये गवाह की मृत्यु हो जाती है तो वसीयतकर्ता को दूसरी वसीयत बनानी पड़ेगी। और अच्छा होगा, यद्यप कहीं आवश्यक लिखा हुआ नहीं है कि अगर इसमें एक गवाह जो है वो डॉक्टर हो, जो कि ये प्रूव करता है कि ये स्वस्थ मस्तिष्क से इन्होंने बनाई है, और एक वकील जो ये प्रूव करेगा कि इन्होंने सभी लीगल एस्पेक्ट ध्यान दिए थे बनाते समय, तो अच्छा रहेगा। वसीयत खुद द्वारा लिखी हुई है फिर तो ठीक है, अदरवाइज अगर मान लीजिए अगर ये कंप्यूटराइज्ड है, टाइप कराई हुई है, तब भी ठीक है। परंतु अगर आपने वसीयतकर्ता ने किसी अन्य की सहायता ली है, उसके हाथ से लिखवाई है, तो वो जिसने लिखी है उसके भी दस्तखत होने चाहिए कि मैंने ये वसीयतकर्ता की इच्छा के अनुरूप ये वसीयत ड्राफ्ट की है, और इस पर वो अपने दस्तखत करेगा, हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम, पता पूरा और मोबाइल नंबर, आईडी दे देगा, ताकि वक्त ज़रूरत पे वो अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट में, वो अदालत में वो भी आ सकता है बताने के लिए कि हाँ साहब वो एक स्वस्थ मस्तिष्क से उन्होंने ये बनाई है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सब इसलिए है कि हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति वसीयत बनाता है बाद में किसी अदालत में उसको कंटेस्ट ना किया जा सके। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो वसीयत बनाने के बाद में इसको ये ध्यान रखना है कि इसमें दस्तखत जो हस्ताक्षर हैं सिर्फ 3 लोगों के होने चाहिए, एक तो वसीयतकर्ता के और इसके अलावा 2 साक्ष्य के। तीसरा जो मैंने बताया था हस्तलिखित केस में कि दूसरे ने अगर लिख के दी है तो उसके दस्तखत होंगे, अन्यथा इन तीनों के अलावा कोई दस्तखत नहीं होने चाहिए। वसीयत में एग्जीक्यूटर का नाम भी आ जाना चाहिए। एग्जीक्यूटर कोई भी हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई जानकार हो सकता है, परंतु उसका इस वसीयत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसका इंटरेस्ट यहाँ तक सीमित है कि वसीयत में दी गई जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका निष्पादन, उसका प्रोसेस वो आराम से करा सके। दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 3 आपको टिप बताऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप होंगी। उससे पहले मैं आपसे एक विनती भी करना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, और कमेंट्स में करते हुए उसमें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस पर यह अछूता रह गया है, जो कि यद्यप होगा नहीं, अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट और रह गए हैं जिस पर मैं कुछ बताऊं आपको, तो आप वहाँ पर नोट करिएगा। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि हम इसी तरह के
हमारे जो मेरे वीडियो हैं वो हमें और आपके पारिवारिक जीवन को टच करते हुए आएंगे, तो वो आपको मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप समझते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ है, तो इसको आप शेयर जरूर करें अपने संबंधियों में, अपने मित्रों में, ताकि और लोगों को इससे बेनिफिट हो। तो 3 टिप क्या है? पहली टिप तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वसीयत बना करके रजिस्टर कराने के पश्चात या अनरजिस्टर्ड भी है, ये रखा कहाँ जाए। तो इसको सबसे अच्छा तो ये है कि चूंकि ज़्यादातर लोगों के केसेस में उनकी पत्नी ही होती है जिसको कि ज़्यादातर विश्वास किया जाता है, वो अपनी पत्नी के नाम करते हैं और पत्नी की देहांत के पश्चात में औरों को मिलती है। तो ये इसको जो विल है, ये वसीयत है, पत्नी के पास धरोहर के रूप में रखवा देनी चाहिए मूल रूप से। और अगर रजिस्टर करा रखी है तो रजिस्टर कराने की कॉपी भी पत्नी के पास ही होनी चाहिए, और इसके अलावा किसी अलग डायरी या उस पर इसके पूरे डिटेल नोट कर देने चाहिए कि कहाँ किस रेफरेंस नंबर से किस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इसको रजिस्टर कराया गया, ताकि वक्त जरूरत पर इसकी एक और अन्य कॉपी निकाली जा सके। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए पत्नी मतलब किसी कारण से पत्नी के पास न रखने हो और आपको एग्जीक्यूटिव पे पूरा विश्वास है, जो आपका घनिष्ठ हो, तो और आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप उसके पास रखवा सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिस पर आपको पूरा विश्वास करते हैं वो आप रखवा सकते हैं। परंतु इसका ये ध्यान रखने की योग्य बात है कि बिल को बड़े संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात ही काम आती है। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग सोचते हैं, वो 2 तरह के केस हो सकते हैं कि एक जिसमें कि कुछ बच्चे उनके यहाँ पर भारत में हैं और कुछ बच्चे विदेश में हैं, और उन्होंने अगर बिल नहीं बनाई तो उनको बिल न बनाने की सूरत में उनका वसीयत न होने के कारण वो उनके जो बच्चों के नाम प्रॉपर्टी है ट्रांसफ़र इतने आसानी से नहीं होती है, क्योंकि उसमें आज हिंदू नियमों के अनुसार, अधिनियम के अनुसार सब बेटा और बेटियां सभी इसके लिए बराबर के इसके भागी हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बिल अवश्य बनाएं, चाहे बच्चे बाहर रहते हैं अथवा नहीं रहते हैं, जिसके भी नाम बनाना है आप वो बिल जरूर बनाएं। इससे वो आराम से, आसानी से वो जो अचल संपत्ति है उसका स्थानांतरण हो जाएगा। और इसी प्रकार जो चल संपत्ति है, यानी कि जो बैंक के अकाउंट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स है, और आपके म्यूचुअल फंड है, शेयर्स हैं, इंश्योरेंस है, लॉकर है, इन पे भी कार्य आसानी से हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी व्यक्ति के पास में एक प्रॉपर्टी भी है, यद्यपि उसने सभी खातों में उसने नॉमिनेशन कर रखा है, तो एक प्रॉपर्टी भी है तो उस प्रॉपर्टी के लिए भी बिल बना दें। आखिरकार आप चाहते तो यही हैं कि आपके बच्चों के पास आसानी से आपकी अर्जित की हुई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो आसानी से हस्तांतरण हो जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके बहुत काम का होगा। अगर आप पसंद करें तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।